नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अंत के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने शीत युद्ध के बारे में समझ लिया था। सोवियत संघ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली थी, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको सोवियत संघ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी हम समझ लेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि आप सेकंड पार्ट की वीडियो में जो टॉपिक समझाया जा रहा है उसको आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए, जब हम दो ध्रुवीयता के अंत की बात करते हैं तो ये दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, दो ध्रुवीयता का अर्थ हमें सबसे पहले समझना है आज की इस वीडियो में। देखिए, दो ध्रुवीयता का मतलब है पूरी दुनिया का दो गुटों में बंटना। अब ये दो गुटों में बटा कब दुनिया? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 में चल रहा था, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा जो गुट बना था वो सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। और ये दोनों ही गुटों के बीच में क्या हुआ, शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया। मतलब कि दोनों ही देशों के बीच में क्या रहता था, हमेशा संघर्ष, तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। एक दूसरे को हर मामले में पीछे करने की कोशिश करते थे, वो चाहे हथियार की बात करें या फिर हम यहाँ पे विकास की बात करें या फिर नए देशों को शामिल करने की बात करें, तो हर मामले में पीछे करने की कोशिश करते थे। इस कारण संघर्ष, तनाव बना रहता था। लेकिन अब क्या होगा कि हम इस चैप्टर में समझेंगे कि अब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। जो दूसरा गुट था सोवियत संघ, जो दूसरी महाशक्ति थी सबसे बड़ी सोवियत संघ, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई सोवियत संघ जो था ना, वो 15 देशों को मिला के बनाया गया था। आप 15 देशों का लिस्ट देख भी सकते हैं यहाँ पे, 15 देश में। अब इसमें सबसे प्रमुख तो आपको पता है भाई रूस था, रूस इसका लीडर था एक तरीके से। ठीक है, तो हम समझे कि ये 15 देश अलग कैसे हुए, सोवियत संघ का विघटन हुआ कैसे, यही आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, ध्यान से हर एक पॉइंट्स को समझना है। दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के पीछे जो प्रमुख कारण माना जाता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट आप बता सकते हैं नौकरशाही का शिकंजा। देखिए, सोवियत संघ में क्या था, नौकरशाही का शिकंजा बहुत ही ज़्यादा था। नौकरशाही मतलब क्या है, जो सरकारी अधिकारी होते थे, जो सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारी थे, वो क्या करते थे, अपने मनमाने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया करते थे। उनका दबदबा क्या था, शासन व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा था। पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं अभिव्यक्ति तथा लोकतंत्र का अभाव। देखिए, सोवियत संघ में क्या था कि भाई एक तरीके से तानाशाही व्यवस्था थी, तानाशाही शासक था। जैसे कि आप इस समय नॉर्थ कोरिया की आप बात कर सकते हैं, तो इसी तरीके से सोवियत संघ में भी क्या था कि लोगों को ना बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग सरकार को खुद नहीं चुन पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि अपने बातों को जब रखना होता था तो कार्टूनों के माध्यम से या चुटकुलों के माध्यम से रखा करते थे। सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ लोग नहीं जा सकते थे। तो इस कारण भी बहुत सारे लोग सोवियत व्यवस्था से क्या थे, नाराज थे, सोवियत संघ से नाराज थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। आपको पता है कि भाई सोवियत संघ में जो शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से चलाया जाता। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, 70 सालों से शासन कर रही थी सोवियत संघ में, लेकिन यार ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रही थी, जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं थी और जनता के लिए भलाई के लिए कुछ काम भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। इस कारण भी लोग नाराज थे। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं रूस का दबदबा। जैसा कि आपको पता है कि जो सोवियत संघ का जो गठन किया गया था ना, तो 15 देशों को मिला के किया गया था। 15 देश सोवियत संघ में शामिल थे, लेकिन रूस भी उसमें से एक था। लेकिन रूस क्या करता, हर मामले में अपना दबदबा दिखाता है ना, अपनी मनमानी करता। तो कहीं ना कहीं रूस क्योंकि ज़्यादा पावरफुल था, तो अपना दादागिरी दिखाता ही था सोवियत संघ में। इस कारण भी जो कमज़ोर देश थे या छोटे मोटे जो देश थे वो रूस के खिलाफ थे। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, यानी कि सोवियत जो प्रणाली थी, उसके विरुद्ध हो गए वो सारे देश। ठीक है, इसके अलावा पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं संसाधनों का गलत प्रयोग। अब देखिए यार, सोवियत संघ ने क्या किया ना, अपने संसाधनों का गलत प्रयोग किया। ज़्यादातर ये अपने संसाधनों को परमाणु हथियार बनाने में, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनको अपने साथ रखने में, अपने साथ मिलाने में क्या किया, बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए। ठीक है, अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो अपने देश की जो उपभोक्ता वस्तु है उसको बेहतर करने पे ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे रहना। मतलब जो तकनीक है, तकनीक के मामले में और जो बुनियादी ढांचे हैं उसके मामले में क्या रहा, सोवियत संघ यूरोपीय देशों से या फिर जो पश्चिमी के देश थे, अमेरिका जैसे देश है, उससे पीछे रह गया। लेकिन लोगों को क्या करते थे, अपने लोगों को गलत फहमी में रख रहे थे। अपने लोगों को बताते थे कि भाई हम जो है वो पश्चिमी देशों से प्रौद्योगिकी के मामले में
टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था। ठीक है, तो गलत प्रचार कर रहा था अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने लोगों को सोवियत संघ गलत बता रहा था, गलत जानकारी दे रहा था। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हैं गोरबाचेव की असफल नीतियाँ। अब मिखाइल गोरबाचेव थे ना, उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए कुछ नीतियां लागू की। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या चाहते थे, एक तरीके से जो सोवियत संघ की जितनी भी संस्थाएं थी, जिसमें जो कमियां आ गई थी ना, उसको दूर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 2 नीतियां चलाई थी, उनकी 2 फेमस नीति। एक तो खुलेपन की नीति अपनाई, ठीक है, और एक पुनर्रचना में क्या था कि भाई अपनी जो अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गया था, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था, उसको विकास की पटरी पे लाना था। और खुलेपन में क्या था कि भाई लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना था। तो ये 2 नीतियाँ मिखाइल गोरबाचेव के द्वारा अपनाई गई थी। लेकिन मिखाइल गोरबाचेव की दोनों ही नीतियाँ क्या रही, असफल रही, क्योंकि मिखाइल गोरबाचेव का विरोध किया गया। एक तो भाई उनकी पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने भी विरोध किया। उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई मिखाइल गोरबाचेव जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, और जो जनता है, जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी कि भाई जो मिखाइल गोरबाचेव है ना, वो बहुत ही धीमा काम कर रहे हैं, इतना धीमा काम करने से फ़ायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, तो ऐसा लोगों को लग रहा था, और इस कारण भी मिखाइल गोरबाचेव की नीतियाँ क्या रही थी, असफल रही थी। और मिखाइल गोरबाचेव की असफल नीतियाँ ही सोवियत संघ के विघटन का मेन कारण माना जाता है। दोस्तों, जो हम 8वां पॉइंट बताएंगे और आखिरी पॉइंट बताएंगे वो है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुत्ता की इच्छाओं का उभार। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो बहुत सारे देश थे, छोटे छोटे देश, उनके अंदर उन देशों में क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना पनपने लग गई थी। वो भी अपने देश के प्रति प्रेम भावना दिखाने लग गए, और वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड करने लग गए थे। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट आप क्या बता सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन में बता सकते हैं, जो कि आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो इसमें कम से कम आप 8 पॉइंट बताए, वैसे 6 नंबर का आएगा, आप 6 पॉइंट लिख देंगे और प्रॉपर तरीके से आप पॉइंट को डिफाइन कर देंगे ना, तो पूरे 6 में से 6 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल दे, आप 8 के 8 भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सोवियत संघ के विघटन के जितने भी पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बर्लिन की दीवार की बात कर लेते हैं। देखिए, बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, और 1961 में क्या हुआ था, बर्लिन को 2 भागों में बांटने के लिए बर्लिन के बीचों बीच 150 किलोमीटर की एक बहुत ही लंबी और ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, और ये जो है वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को अलग करने का एक तरीके से विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है। जो पश्चिमी बर्लिन था वो पूंजीवादी का प्रतीक था, और जो पूर्वी बर्लिन था वो साम्यवाद का प्रतीक था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो चुकी थी इसी समय से। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार के बारे में जो जानकारी थी मैंने दे दी है। अब आगे आपको क्या समझना है। अब लगभग इसके 2 साल बाद ही, यानी कि 1991 में क्या हुआ, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 गणराज्यों ने क्या किया, अपने आप को सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी, सोवियत संघ से अलग कर लिया। ठीक है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी एक तरीके से। अब वो 3 देश कौन से थे, ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले रूस का नाम लेंगे, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, और इसी के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, तो ये सोवियत संघ के विघटन की पूरी कहानी थी, जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में समझाया है। बाकी इस चैप्टर में आगे के जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दें। ठीक है, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।